नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चले बुलेटिन की शुरुआत करते कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में सांकेतिक मौन व्रत रखकर टिहरी बांध विस्थापितों को भूमि धरी का अधिकार देने की मांग की है। वहीं पूर्व सीएम के धरने में बड़ी संख्या में बांध विस्थापितों ने भी शिरकत की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि 45 साल के बाद आज भी टिहरी विस्थापित अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि लोग काला दिवस मनाने को मजबूर है, चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को नुकसान होगा। पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ भी ना हो पाए। हाँ, 1 घंटे का मौन व्रत रखा और मुझे बहुत खुशी है कि टिहरी के पथरी क्षेत्र के हरिद्वार से बड़ी संख्या में लोग आए। भानीवाला, बंजारावाला और देहरा खास से आए और और हमारे ऋषिकेश से लोग आए, सब जगह से आए, विस्थापित भाई पशुलोक से आए। मैं उन सब का स्वागत करता हूं। और जो पथरी के लोगों ने अपना निर्णय घोषित किया है कि वो काला दिवस मनाएंगे और वो जो है संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो चुनाव बहिष्कार की बात करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि बहिष्कार की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। आप अपने अधिकार का उपयोग करिए, आप जहां भी उसका उपयोग करना चाहते हैं वहां उपयोग करिए, मगर लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे। और ये लड़ाई यहीं पर, ये तो 1 घंटे का उपवास है, अब ये पथरी में भी चलेगी, ये पूरे टिहरी भर में। और मैं जानता हूं यदि टिहरी बिगड़ गया तो फिर कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसके 2-3 लोकसभा क्षेत्र बिगड़ जाएंगे। तो ये सब जो है जरा सा डराओ तो सही, तुम पथरी वाले एक होकर के डराओ तो सही, इनको तुम विस्थापित लोग एक होकर के डराओ तो सही। मैं तुम्हारा जो है हुड़किया बन करके, तुम्हारा जगरिया बन करके इसकी जागर लगाने के लिए तैयार हूं। और ये जागर का पहला चरण है, ये मैं कहना चाहता हूं। हाँ, 1 घंटे का मौन व्रत रखा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर कहा है कि इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला अब सामने आएगा। हालांकि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधने से वो नहीं चूके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक परिवार अपने नजदीकी लोगों को प्रत्याशी बनाता है, जबकि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशियों का चयन करती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी बीजेपी सभी सीटों को जीतने की तैयारी में जुट चुकी है। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, वहाँ पर कांग्रेस में तो एक परिवार ने घोषणा करनी होती है। जो वहाँ का एटीएम का काम करता है वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा। सब सर्वे करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्धारित करेगा जब उम्मीदवार घोषित होगा। जहाँ तक जनपद पौड़ी जिले में लोकसभा प्रभारी और प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने शहर के जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ पूर्व लोकसभा प्रत्याशियों के साथ चर्चा की। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मौजूदा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कांग्रेस के रीति और नीति से आमजन को अवगत कराने के साथ ही वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों को समझने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, कांग्रेस के वार रूम सदस्य और प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी आदि अपने विचारों के साथ वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी की अध्यक्षता में चले कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों को भी छुआ गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की भी अपील की गई है। प्रत्येक जो हमारे संगठन के जनपद हैं उनमें बैठक की जा रही है और कल हमने देवप्रयाग जनपद में बैठक की, आज पौड़ी जनपद में की, कल हम कोटद्वार में करेंगे। इसमें
जो कोऑर्डिनेटर का काम है, संगठन में यदि कहीं गैप है तो उसको पूरा करना है, समन्वय का काम करना है। और जो विशेष जोर है वो ये है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो बूथ के एजेंट हैं, अगर कहीं नहीं बने तो उनको बनाने का काम करना है। और ज़्यादातर जगह में 99% जगहों में हमारे बूथ अध्यक्ष और बूथ एजेंट बने हुए हैं। जो मंडलम है उनकी कार्यकारिणी, जो ब्लॉक है उनकी कार्यकारिणी और जिले की कार्यकारिणी भी करीब करीब बनी हुई है। मेन जो माइक्रो प्लानिंग है, मेन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, किसान कांग्रेस, कर्मचारी जो एक्स कर्मचारी कांग्रेस, OBC विभाग, इन सब का आपस में तालमेल बनाकर और हम ब्लॉक में, मंडल में और बूथ स्तर पर इन सब का तालमेल बनाकर कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे दिला सकते हैं, इन सब बातों पर आज चर्चा की गई है। की मेघा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारे जो कोऑर्डिनेटर जो विधायक हैं प्रताप नगर टिहरी से, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे AICC से। तो उनका जो कार्यक्रम था ये कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ पे आए थे। ये पूरे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर रहे हैं और उसमें क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, संगठन से क्या बोला जाए, ये पूरा जरा विचार विमर्श यहाँ पर है। तो ये इनका दौरा चल रहा है और टूर चल रहा है। कल देवप्रयाग में थे, आज पौड़ी में है, कल खुदगर जाएंगे। आज लोकसभा की तैयारी को लेकर जो प्रताप नगर से विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी को, उनको पौड़ी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और वो आज मीटिंग दे रही कार्यकर्ताओं को। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या हमारे आगे के कार्यक्रम होंगे और जो हमारे बूथ लेवल की तैयारी है उनका वो आज जिलाध्यक्ष से जायजा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम पूरे संगठन के लोग उनके साथ यहाँ पे हैं। हरिद्वार में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण करने का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद SDM के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और ग्राम पंचायत की जमीन होने पर अवैध निर्माण को रोक दिया गया। वहीं SDM ने बताया कि जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था, जिसकी शिकायत हमें 2 दिन पहले ही मिली थी, जिसके बाद जांच में आदेश जो दिए गए हैं उसके मुताबिक आगे का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल हमने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। चक्राता विधानसभा के लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। में नाले की पटरी के ऊपर हमें अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले ही मिली थी, तो हमारी टीम ने तत्काल जाकर उसको रुकवा दिया है। आज मैंने आदेश ये भी करा है कि उसको चेक करके पूरा तोड़वाया जाए। मेरी टीम के द्वारा अवगत कराया गया, वहाँ चेक करके लगभग 1020 स्क्वायर मीटर का एरिया है जो कब्जे की जद में लिया जाने की कोशिश की जा रही थी और मौके पे किया जा रहा है। जितना काम उसमें बताया गया कि नींव का काम ज़्यादा हुआ है, तो मैंने उसमें आदेश यही करेंगे एक बार चेक करके उसको पूरा का पूरा अवैध निर्माण जितना हुआ उसको पूरा हटाया जाए, पूरा तोड़ा जाए। में नाले की पटरी के ऊपर चले खबरों में आगे बढ़ती है। हल्दीखेड़ा में एक निजी फर्म के कैंपस में हुए अवैध रूप से कटान का वन विभाग द्वारा हो रही कार्रवाई में लेट लतीफ को वन विभाग की लापरवाही कहे या फिर कुछ और। दरअसल कुछ दिनों पहले सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के यूपी सीमा से लगे हल्दीखेड़ा मछोला स्थित एक निजी फार्म में अवैध रूप से 80 सागौन के पेड़ काटने की सूचना राजस्व विभाग के उपजिलाधिकारी को दी गई और उसके बाद उपजिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद वो मौके पर जब निरीक्षण कर रहे थे तभी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी सागौन के कटे हुए गिलिट को जब्त करने के आदेश दिए गए। वहीं उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को बताया कि हल्दीखेड़ा में स्थित निजी फर्म के कैंपस में परमिशन की आड़ में सागौन के 80 पेड़ों का ठेकेदार अब द्वारा कटान किया जा रहा है, जबकि 30 पेड़ों के कटान की परमिशन ली गई थी और उसके बाद यह अवैध कटान किया गया, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी लापरवाही राजस्व विभाग की। में कोई निजी फैक्ट्री द्वारा उनके द्वारा 30 सागवान पेड़ की कटान की परमिशन दी गई थी, किंतु उनके द्वारा 80 पेड़ों का कटान कर दिया गया था। तो हमें सूचना मिली तो हमने मौके में उसका निरीक्षण किया और पाया गया कि वास्तव में वहाँ पर जिनकी जितना सैंक्शनड है उससे ज़्यादा उन्होंने पेड़ का कटान कर दिया है। लिहाजा हमने वहाँ पर पूरा निरीक्षण किया। 419 गिल्टे हमने प्राप्त किए वहाँ पर सागवान के कटे हुए और वहाँ का जो मालिक है
फैक्ट्री मालिक है उसी को हमने उसको सुपुर्दगी दी है। साथ ही हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि इसका आकलन करके हमें प्रस्तुत करें। अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, जैसे कोई रिपोर्ट आती है तो हम उसके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। हल्दीखेड़ा क्षेत्र है, मझोला से लगा हुआ हमारा। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर हमने देखा कि कुछ पेड़ों का अवैध पातन वहाँ पर हुआ था। कुछ पेड़ों की परमिशन उनको प्रदान की गई थी विभाग के द्वारा, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने ज़्यादा हरे पेड़ों का वहाँ पर पातन किया था। तो इसके उपरांत हमारे द्वारा वहाँ पर S2 केस दर्ज कर लिया गया है और इस केस की जो विवेचना है वो गतिमान है वन क्षेत्राधिकारी स्तर पर। तो अभी हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं कि इसके क्या क्या कारण रहे, किन परिस्थितियों में इस प्रकार का अवैध कटान किया गया और नियमानुसार उसमें आगे क्या कार्रवाई की जानी है। जैसे इसके बारे में कुछ विवेचना में कुछ इसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है तो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। जो वहाँ का जो मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है जिसके अधीन क्षेत्र में ये पेड़ आते थे, जिसकी ज़मीन पर ये पेड़ लगे हुए थे, इसके साथ साथ उसके 2 सह अभियुक्त भी हमने इस केस में बना रखे हैं जिन पे इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा प्रकाश जो भी पातित हुआ है ये अभी हमारी सुपुर्दगी में है और केस की विवेचना होने के उपरांत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी अगली खबर विकास नगर से है, जहां पर विकास नगर के लाइन जीवनगढ़ स्थित साईं बाबा मंदिर के 19वें स्थापना दिवस पर विकास नगर बाजार में साईं बाबा की पालकी निकाली गई। वहीं ये पालकी साईं बाबा मंदिर जीवनगढ़ से विकास नगर बाजार की परिक्रमा करते हुए साईं बाबा मंदिर होते हुए समाप्त हो गई। बताते चले कि बारिश के चलते श्रद्धालु इस साईं बाबा की पालकी के साथ चलते नजर आए। वहीं बैंड बाजे के साथ साईं बाबा की पालकी निकाली गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगराता विधानसभा के लोगों का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है, जहां लंबे इंतजार के बाद आज क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती दिखाई दी है। बता दें कि बर्फबारी का इंतजार समाज का हर वर्ग कर रहा था, जहां एक तरफ किसानों को अपनी खेती के लिए बर्फबारी की आवश्यकता थी, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को अपनी मौज मस्ती के लिए बर्फबारी होने का इंतजार था। इसके अलावा होटल से जुड़े कई व्यवसायी के चेहरों पर भी खुशी की लहर देखने को मिली है। लेकिन अब बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो चक्राता मोटर मार्ग बंद हो सकता है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कट सकता है। आज लोखंडी में बर्फबारी का दूसरा दिन है और कल थोड़ी कम बर्फबारी हुई थी, रात को भी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन आज जो है सुबह से लगातार बर्फबारी चल रही है और बहुत तेज बर्फबारी हो रही है जो कि 1 फीट से ऊपर हो चुकी है। और देखिए लोग कैसे मजा कर रहे हैं, पीछे आप लोग देख रहे होंगे डांस कर रहे हैं, कितना मजा ले रहे हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग, लोखंडी वाले और टूरिस्ट भी है कुछ लोग। और टूरिस्ट लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आइए लोखंडी चक्राता में आपको बर्फ मिलेगी, जिसका कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एंजॉय करिए बर्फ में। आज लोखंडी में बर्फबारी का दूसरा दिन है और कल थोड़ी 1 फरवरी से शुरू हुई सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी के साथ ही साथ लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। वहीं मैदानी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, किसानों और व्यापारियों के इससे चेहरे खिल उठे। वहीं बर्फबारी की मौज मस्ती के लिए हिल स्टेशन की ओर चल रहे प्रदेश के लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि देखी गई है और इस बारिश और बर्फबारी का इंतजार समाज का हर वर्ग कर रहा था। किसानों को अपनी खेती और बागवानी के लिए इस बारिश और बर्फबारी की आवश्यकता थी, तो पर्यटकों को अपनी मौज मस्ती के लिए बर्फबारी होने का इंतजार था। वहीं होटल से जुड़े व्यवसाय के चेहरे भी इसीलिए खिल उठे क्योंकि अब उनके होटल में पर्यटक आएंगे और साथ ही साथ उनके रोजगार में बढ़ोतरी होगी। पहाड़ी क्षेत्र के हिल स्टेशनों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पर्यटक अब पहाड़ का रुख कर रहे हैं। मेरा नाम वसीम है। सीजन की पहली बारिश है और किसानों को इस बारिश से बहुत फ़ायदा हुआ है। मौसम विभाग वालों ने भी चेतावनी दे रखी थी इसकी, और जो पहाड़ी इलाका है उनका भी बहुत नुकसान था। ना बारिश होने से उनका भी फ़ायदा हो गया क्योंकि उनका भी व्यापार बंद पड़ा था, और अब किसानों का भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, यहाँ से लेके वहीं तक के मतलब बारिश से। वरना फसलों का बहुत नुकसान हो रहा था हमारी, और बर्फ़ भी नहीं पड़ रही थी, ना कोई घूमने जा रहा था, यात्रा का बहुत नुकसान था। मैं खुद जा रहा हूँ घूमने के लिए, अभी तुरंत निकल रहा हूँ। हाँ, किसानों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस सीज़न की जो ये दूसरी बर्फबारी है तो किसान इससे बहुत खुश हुए हैं
और हरसुल क्षेत्र में लगभग 1 फीट के करीबन बर्फ़ गिर चुकी है और पर्यटक भी बर्फ़ देखने के लिए उत्साहित हैं और खुश हैं। मेरा नाम वसीम है। सीजन की पहली बारिश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाके बर्फबारी से सफेद हो गए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी ओले की बौछार के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर में बारिश के बाद जमकर ओले पड़े हैं। ओलावृष्टि से मसूरी पर सफेद चादर बरस गई है और तापमान में भी भारी गिरावट के साथ ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान पौड़ी में भी सटीक साबित हुआ है। देर रात से पौड़ी में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। पौड़ी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी खंड विकास अधिकारियों को मुख्य बाजार में बतादे की अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरा नाम वसीम है। सीजन की पहली बारिश है और किसानों को इस बारिश से बहुत फायदा हुआ है। मौसम विभाग वालों ने भी चेतावनी दे रखी थी इसकी, और जो पहाड़ी इलाका है उनका भी बहुत नुकसान था। ना बारिश होने से उनका भी फायदा हो गया, क्योंकि उनका भी व्यापार बंद पड़ा था। और अब किसानों का भी फायदा है और उनका भी फायदा है, यहाँ से लेके वहीं तक के, मतलब बारिश से। वरना फसलों का बहुत नुकसान हो रहा था हमारी, और बर्फ भी नहीं पड़ रही थी, ना कोई घूमने जा रहा था। यात्रा का बहुत नुकसान था। मैं खुद जा रहा हूँ घूमने के लिए, अभी तुरंत निकल रहा हूँ। हाँ, किसानों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये इस सीज़न की जो ये दूसरी बर्फबारी है, तो किसान इससे बहुत खुश हुए हैं और हरसुल क्षेत्र में लगभग 1 फीट के करीबन बर्फ़ गिर चुकी है और पर्यटक भी बर्फ़ देखने के लिए उत्साहित हैं और खुश हैं। अब भगवानपुर में ओलावृष्टि से एक बार फिर कड़ाके की ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है। वहीं बता दें कि तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से सड़क बर्फ से सफेद चादर में तब्दील हो गई है, जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो चुके हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले में अंकिता भंडारी के पैतृक गांव बस्तूड़ी में डोब शिकोट जाकर टीडी गढ़वाल के प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उनके परिजनों से मुलाकात की है। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की मजबूत पैरवी करे। उन्होंने इस दौरान कहा है कि अंकिता भंडारी केस में मदद करने वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है और केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरेगी और न्याय यात्रा निकालेगी। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ प्रेम बखुंडी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, उपेंद्र रावत और इसी के साथ ओपी मौजूद रहे। पहाड़ की बेटी के साथ और इस देवभूमि में जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, ये पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। सीधे तौर पर बीजेपी के नेता का बेटा इसमें सम्मिलित है और अंकिता की मां ने वीआईपी का नाम भी उजागर किया है। तो ऐसे में
सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और न्याय को प्रभावित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर प्रदेश की सरकार ईमानदार है तो जो भी लोग इस केस की पैरवी कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, परिवार जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। एक की पत्नी का ट्रांसफर कर दिया, एक के बहन का ट्रांसफर कर दिया और एक पर फर्जी केस लगा दिया। तो हम लोग आज एक साधारण रूप में हम लोग एक ये पता लगाने आए थे कि उनका स्वास्थ्य का, उनका हालचाल पूछने के लिए। जहाँ तक सवाल है पहाड़ में जघन्य अपराध का, अंकिता बहन के साथ जो हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा न करे जैसा उनके साथ हुआ। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हालिया रिपोर्ट जो NCB नेशनल क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो है आपने देखा होगा कि 907 मामले इस देवभूमि में बलात्कार के हो चुके हैं और 778 मामले आपने देखे हैं अपहरण के हुए हैं। तो आप ये बताइए देवभूमि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। विधायक जी हैं विक्रम सिंह नेगी जी, उनका सेंसिटिविटी है कि वो बार बार यहाँ आ रहे हैं और वो सिर्फ यहाँ आ ही नहीं रहे हैं बल्कि लगातार इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो भी उनकी तरफ से हो पा रहा है उसको सहायता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है कि हम हर बच्ची को न्याय दिलाएंगे। हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, उस पर हम लगातार लगे। जहां तक सरकार का सवाल है, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जब पंदेरे में ही आग लग गई है, जब सरकार ही नहीं चाह रही उसका वो करना, जब SIT ही कह रही है कि सबूत जनता दे उतार के, उनके पिताजी हमारे साथ खड़े हैं, अब वो कहाँ से हम सबूत इकट्ठे करेंगे। हमारे जो साथी हैं, जो वकील हैं, उनकी बहन का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो इस केस को परस्यू कर रहे हैं आशुतोष ने कि उनकी पत्नी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये हम खुद चिंतित हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको एक खुलासा कर दूं कि अगले 1 महीने के अंदर हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि इस केस में बहुत सारे लोग समाज के शामिल होंगे और हम इसमें सरकार पे एक बड़ा दबाव समूह खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सहानुभूति है हमारे परिवार की। पिछली बार भी आई तो उस दिन भी बारिश लेकर छाते लेकर आए और आज भी पहुंचे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 26 तारीख को मेरी मैसेज पे दबाव डाला गया। सुबह तो ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे 1 बजे करीब मैंने अपने हाथ पैर एकदम छोड़ दिए थे। अब मैंने कहा क्या करूँ। तब मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उसके बाद फिर ICU पौड़ी में भर्ती कराया है। फिर ठीक दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, पेट चलना शुरू हो गया, उल्टी होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से और अभी तक मतलब हम ठीक की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात कि मैंने एक पाइट में सुना था डॉक्टर साहब S जो हैं वो कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है। भाई जब आपने BP नापी तो कितनी निकली 159 निकली। VIP के बारे में उनको एक जगह निकली, जबकि उसको अमल वही होता है क्योंकि उसको टेंशन हो जाती है, दबाव में आ जाती है, टेंशन होती है तो उसकी BP बढ़ जाती है, उसके हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए और मैंने सरकार को पहले भी कहा है कि सरकार ने जब SIT गठित की थी तो भाई VIP का नाम क्यों नहीं बताया। VIP आपने जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि VIP ने वो VIP रोम था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली है। वहीं उन्होंने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। साथ ही गाँव में प्रवास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनाने और इसको लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे और गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने की भी उनकी कोशिश रहेगी और यही उनका लक्ष्य भी रहेगा। वहीं UCC ड्राफ्ट प्रदेश में लागू होने जा रहा है, इसलिए सभी लोगों में उत्साह है। वहीं उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा कि UCC ड्राफ्ट उत्तराखंड में लागू होगा। वहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। अखिल भारतीय कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता इस भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दृष्टि से हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा, क्षेत्र की और भी समस्याओं की सत्ता में, केंद्र में, राज्य में उन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित क्या हम कर सकते हैं उसका चर्चा होगी। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसका हमारा संकल्प पत्र बनना है। संकल्प पत्र के लिए क्या सुझाव
नीचे से बूथ स्तर से गांव से आ रहे हैं उसको हम तय करने वाले हैं। और गांव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना, ये ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य है। इस भाव के साथ हम बढ़ रहे हैं और 80% मतदान टोटल पोलिंग का भाजपा पक्ष में हो, इस लक्ष्य के साथ 24 घंटे का प्रवास रहेगा। अखिल भारत उत्तराखंड में बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने वर्चुअल तरीके से प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर टिहरी लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता से 5 लोकसभा सीटों के कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर सभी लोकसभाओं के सभी प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और इसी के साथ ही साथ विस्तारक सहित सभी लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि आज चुनाव का बिगुल उत्तराखंड में बज चुका है। सभी कार्यालयों के माध्यम से सभी योजनाओं के आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। सभी कार्यालय संस्कार केंद्र की तरह काम करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और सभी स्थानों पर जो हमने प्रभारी बनाए हैं, संयोजक बनाए हैं, सह संयोजक और विस्तारक और वहाँ के विधायक और वगैरह सारे उपस्थित थे। आज हम चुनाव का बिगुल अपने उत्तराखंड में बज चुका है। इन कार्यालयों के माध्यम से सारी योजनाओं का आगे प्रचलन होगा। यहाँ पर हर सुविधा आने वाले को मिले और हमारा यहाँ पर संस्कार केंद्र, जिसको बोल सकते हैं हम, संस्कार केंद्र की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहेगा, देने की योजनाओं की जानकारी वहाँ से मिलेगी, वोटर लिस्ट होगी, वोटों की जानकारी मिलेगी और अनेकों हेड होते हैं चुनाव की संचालन समिति में, सारे के सारे यहीं से चलेंगे। और आज जो ऐसा संकल्प लिया गया है कि पहले से हम 10-15% वोट बढ़ाकर 2.5-3 लाख से ऊपर सारी सीटों को जीतने का हमने संकल्प लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा FM न्यूज़। नमस्कार।